आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बेसिक प्रिंसिपल्स। देखिए, हर एक कंट्री जो है उसको एक अपनी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेशी नीति को बनाना पड़ता है, क्योंकि आज का जो टाइम है, द मॉडर्न एज इज़ एन एज ऑफ इंटरनेशनलिज्म। और इंटरनेशनलिज्म में कोई भी कंट्री जो है वो अकेले ही अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती। और हर एक कंट्री को इकोनॉमिक, कमर्शियल, पॉलिटिकल, कल्चरल और साइंटिफिक रिलेशंस दूसरी स्टेट्स के साथ बनाने पड़ते हैं और अपने कंट्री के इंटरेस्ट को बनाए रखना होता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जो है वो रिलेशन में रहना पड़ता है, जिसके लिए फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। और फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांतों को कुछ ध्यान में रखते हुए ये सारी जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री जो है अपने आप को डेवलप कर सकती है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है, यहाँ पे कुछ हमारे एक्सपर्ट्स बताए हैं, राइट, जिन्होंने अपनी अपनी व्यूज़ बताए हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए। पहला है रुथना स्वामी, जिन्होंने ये कहा है कि फॉरेन पॉलिसी नाउ इज़ द बंडल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस टू रेगुलेट द इंटरकोर्स ऑफ ए स्टेट विद द अदर स्टेट्स। यानी कि एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ जो संबंध है उसके बारे में प्रिंसिपल्स जो है सिद्धांत बनाना और उसको प्रैक्टिकल में रूप में लेके आना। हार्टमैन का कहना है फॉरेन पॉलिसी इज़ ए सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ डेलिबरेटली सेलेक्टेड नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि हार्टमैन के अकॉर्डिंग जो फॉरेन पॉलिसी है एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट है नेशनल इंटरेस्ट के संबंध में। और डॉक्टर जॉनसन का है फॉरेन पॉलिसी इज़ द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट चीफली विद द रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पावर्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस है जो आप अपनी बुक से पढ़ के तैयार कर सकते हो। अगर हम इन सभी डेफिनेशंस का कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है इज़ द सम टोटल ऑफ सच प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस थ्रू विच ए स्टेट रेगुलेट्स its relations with other states for the protection and promotion of its national interest। और यानी कि अपने एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे स्टेट्स के साथ जो रिलेशन बनाती है उसके लिए प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस का जो तैयार किया जाता है, एक पॉलिसी मेकर में एक तैयार किया जाता है जो भी डॉक्यूमेंट वो फॉरेन पॉलिसी के अंडर आता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला पॉइंट है टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द कंट्री। कंट्री की यूनिटी, एकता, अखंडता को बनाए रखना और पॉलिटिकल फ्रीडम को बनाए रखना। टू इंश्योर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड फॉर द पर्पस to encourage the capital investment and to maintain balance of trade in our favor। दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन में रहकर अपने ट्रेड को बैलेंस में रखते हुए अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना। टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड फॉर द पर्पस टू प्रमोट्स इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। मतलब क्या है कि अपने वर्ल्ड पीस को मेंटेन बनाए रखना है एंड इस पर्पस के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा देना। तो अगला पॉइंट है इसका कि टू प्ले एक्टिव रोल इन द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, टेररिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों को भी से संबंधित समस्याओं को भी हल करना है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को हल करना है। तो ये है फॉरेन पॉलिसी। इन शॉर्ट में कहें तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध है, जो रिलेशन है, जो मित्रतापूर्वक संबंध बनाने हैं उसके लिए नियम जो है निर्धारित करना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियन
फॉरेन पॉलिसी के जो निर्धारक तत्व हैं, यानी कि जब पॉलिसी जो बनाई जानी है तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए कौन सी जो मुख्य जो डिटर्मिन है वो ध्यान में रखने हैं, कौन से तत्व है जो ध्यान में रखने हैं। तो पहला पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। आर्टिकल 51 में ये है कि जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स है फॉरेन पॉलिसी का, वो ये होना चाहिए कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद नेशंस, foster respect for international law, encourage settlement of international disputes by arbitration. We can take these principles as the constitutional basis of our foreign policy. यानी कि ये बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है फॉरेन पॉलिसी को तैयार करना है। दूसरा योग्राफिकल फैक्टर, देखिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि योग्राफिकल फैक्टर का मतलब है कि हमारी कंट्री के आसपास के जो हमारी कंट्री के बॉर्डर है उसके आसपास जो कंट्री के बॉर्डर लगते हैं वो कंट्री कौन सी है। अगर हम जो जोग्राफिकल फैक्टर में देखें तो हमारे जो कंट्री है उसके तीन तरफ समुद्र आता है और एक तरफ पाकिस्तान की सीमा लगती है, बांग्लादेश की लगती है। तो इस तरह से जो हमारा ज़्यादा यहाँ पर बताया गया इस पैराग्राफ में जो व्यापार वगैरह होता है वो समुद्र के ज़रिए होता है। तो ज़रूरी है हमारी कंट्री में समुद्र की तरफ से भी अपने देश को प्रोटेक्ट करके रखना। तो इस तरह से जो है इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो नीतियां हैं वो बनानी है। और हमारी जो कंट्री है उत्तर की दिशा में अगर देखें तो चीन लगता है, चीन के साथ हमें जो कंट्री है उसमें हम कई बार विवादपूर्वक माहौल रहा है, फिर भी हमारी कंट्री मित्रतापूर्वक स्थापित करने के लिए हमेशा तैयार है इसमें, और इस तरह के वो नियम और सिद्धांत को सामने रखते हुए अपनी विदेशी नीति का निर्धारण करती है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है, दो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया हैज़ डिटरमिन्ड द फॉरेन पॉलिसी। अगर अब देखिए सेंचुरीज ओल्ड स्लेवरी ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत साल पहले से हमारे देश में जो लोग हैं, हमारा देश जो है वो गुलाम रहा है जिसने हमारी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी हुआ है कि हम दोबारा से इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट करें अपने कंट्री की। ज़रूरी है दूसरे देशों के साथ हम अच्छे जो है वो रिलेशन बनाएं, मित्रतापूर्वक जो है वो संबंध बनाएं। तो इसके लिए है कि हमारे जहाँ लिबरलाइजेशन जो है प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को भी जो है बढ़ावा दिया गया है। तो इसमें ये नीचे ये सब कुछ जहाँ से पॉइंट मिल जाएंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से पॉलिसी बनाई गई है कि हमारा जो इंडिया है वो आज WTO का भी मेंबर है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। आइडियोलॉजिकल फैक्टर भी हमारा इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन पॉलिसी को। किस तरह से इंडिया इज़ अपोज टू इम्पेरियलिज्म, इंडिया कंडेम्स इम्पेरियलिज्म एज पर इट्स आइडियोलॉजी। अब हमारा जो इंडिया है जो ये इम्पेरियलिज्म क्या होता है, साम्राज्यवाद, इस नीति का भी विरोध करता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट आता है हमारा इसमें, वो आता है इंडिया कंडम्स अपार्थाइड और रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब होता है कि हमारा जो इंडिया है वो रंग भेद वगैरह में विश्वास नहीं करता, उसका खंडन करता है। आगे है इंडिया इज़ इन द फेवर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्रीज़। अगर कोई कंट्री जो है वो गुलाम है तो हर कंट्री के लिए ये इंडिपेंडेंस की फेवर में है। तो ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को इस तरह के भी जो बातें हैं वो प्रभावित करती है। फिफ्थ पॉइंट आता है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर में ये है कि हर जो है कंट्री
वो जब फॉरेन पॉलिसी अपनी तैयार करती है तो उसका जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इफ़ेक्ट डालता है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताया गया है कि आज हमारा देश जो है वो जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर मतलब कि इसलिए है क्योंकि काफ़ी समय से हमारा जो देश है वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा है। और इसी हिस्टोरिकल बेसिस पे जो है हमारे जो रिलेशंस हैं वो with the United Kingdom, and we have retained our old relationship with the Britain through Commonwealth of Nations. Our relations with Nepal, Sri Lanka, Bhutan, etc. also rest on historical basis. तो सिक्स्थ पॉइंट है नेशनल इंटरेस्ट। हर एक कंट्री जो है फॉरेन पॉलिसी को बनाते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को मेन सामने रखती है, क्योंकि चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज़ टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट। तो हमें इस तरह की पॉलिसी को परस्यू करना होता है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन हो और हर एक कंट्री एक दूसरे के असिस्ट कर सके और डेवलप कर सके। तो अपने देश को नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान सामने रखते हुए ये सारी जो है बातों को आगे लेके जाना होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है मिलिट्री फैक्टर। मिलिट्री फैक्टर में हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो है देखा गया कि इंडिया काफ़ी इसमें मैटर में कमज़ोर रहा। तो सबसे पहले था कि इसको हमारे मिलिट्री जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, और इसीलिए देखा है कि हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया नीडेड द हेल्प फ्रॉम टू ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ USA एंड USSR, because India tried to keep itself aloof from both the power blocks and adopted to the policy of non-alignment। यानी कि दो पावर उभर के आई थी, USA एंड USSR, जो मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर रखती थी, लेकिन हमारे इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की जिसे नॉन अलाइनमेंट कहा जाता है, गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो इसी तरह से पीस शांतिपूर्वक इंटरनेशनल रिलेशंस को कायम रखने में इसका विश्वास रहा है। और जब अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन। अब इंटरनेशनल सिचुएशन में जो है किस तरह से हम विदेशी नीति जो है उसकी जो है एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से पॉलिसी को तैयार करना है। तो आज जो हमारा देश है वो किसी भी तरह से परमाणु शक्ति को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है कि जो एट प्रेजेंट द आर्म्स रेस इज़ गोइंग ऑन एट रैपिड स्पीड, नो कंट्री wants to remain behind in this race. The USA is arming Pakistan heavily, and Pakistan has become a nuclear power, and there is improvement in the America, China, Russia relationship, and these big powers are इंगेज्ड इन म्यूचुअल अलाइंसेस। यानी कि जितने भी हैं कंट्रीज़ जिनका मिलिट्री में ज़्यादा है जोर, वो दूसरे देशों के साथ अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन है टेररिज्म के ऊपर भी है। टेररिज्म को दूर करना, इसकी ये भी एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है। तो इस तरह की पॉलिसी बनानी है जिसमें टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी लड़ा जा सके, दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन बना के। पर्सनल फैक्टर्स भी है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल पर्सनल फैक्टर्स। हमारे डिफरेंट लीडर्स हुए हैं जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा है।
1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक्सेप्ट किए थे, कई उनके पर्सनल ओपिनियन इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। उसके बाद दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, और आज हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी सभी कंट्री के साथ अपने अच्छे संबंधों को कायम करके इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो इस तरह से पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी को बनाने